नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान की शताब्दी वर्ष तक क्या उपलब्धियां रहीं और भविष्य में इनकी क्या योजनाएं हैं, इस बारे में विस्तार से बता रहा है हमारा आज का ये वृत्त चित्र। आरण्यक संस्कृति के दौर से ही भारत अध्ययन और ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। प्रारंभ में गुरुकुलों के माध्यम से शिक्षा और ज्ञान का प्रसार होता था। धीरे धीरे संगठित एवं व्यवस्थित शिक्षा के लिए विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। मनुष्य की चेतना के विस्तार के साथ ज्ञान के विविध क्षेत्र उभरने लगे। विभिन्न विषय ज्ञान के स्रोत बनने लगे। सभी विषयों की शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालयों की परिकल्पना की गई। संभवतः भारत का ऐसा पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में स्थापित हुआ, जिसमें 3 वेदों के साथ 18 विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। पुनर्जागरण काल के दौरान मानवीय चेतना को एक नया विस्तार मिला। भारतीय मनीषा और चिंतन परंपरा ने पुनर्जागरण के फलस्वरूप ज्ञान के नए क्षेत्रों को स्वीकार एवं आत्मसात करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के चलते ऐसे विश्वविद्यालयों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो मनुष्य एवं समाज के सर्वांगीण विकास का रास्ता दिखा सके। इसी कालखंड में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की परिकल्पना की जिसमें सभी विषयों की शिक्षा प्रदान की जा सके। विश्वविद्यालय की स्थापना और विभिन्न विषयों के अध्ययन को लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां, वाद विवाद के पश्चात मालवीय जी ने दैनिक समाचार पत्र लीडर में प्रकाशित अपने लेख में कृषि, वाणिज्य, कला, औषधि और संगीत विषय के लिए कॉलेज स्थापित करने की बात कही। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय मालवीय जी के विचार में था कि सर्वप्रथम यहाँ पे वाणिज्य, कृषि, कला और संगीत का जो है विद्यालय खोला जाए, तदुपरांत और भी विद्यालय खोले जाएंगे। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 2 जून 1913 में हरकोर्ट बटलर का पत्र मिला, जिसमें विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करने की बात की गई। मालवीय जी ने विभिन्न शैक्षणिक भवनों और खेल के मैदान का नक्शा तैयार कराया, जिसमें कृषि कॉलेज को एक छोर पर रखा गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सोसाइटी और सरकार के बीच विश्वविद्यालय के स्वरूप को लेकर चले लंबे पत्राचार के बाद 22 जनवरी 1915 को एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1915 के जरिए हुई। इस एक्ट को 18 अक्टूबर 1915 से प्रभावी माना गया। 8 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। इस तरह एक लंबे संघर्ष के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी को सर्व शिक्षा की राजधानी स्थापित करने में सफलता मिली।
कृषि शिक्षा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्राथमिकता सूची में थी। किसानों की दयनीय स्थिति और देश की मिट्टी और जलवायु दोनों से वे परिचित थे। विभिन्न विद्वानों के साथ विचार विमर्श के पश्चात मालवीय जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय कृषि की सबसे बड़ी कमजोरी वैज्ञानिक विधियों एवं उन्नत तकनीक का अभाव है। इसलिए कृषि शिक्षा और शोध पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब पूरा देश गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहा था, तो मालवीय जी उस संग्राम में जूझते हुए भी ये सोच रहे थे कि स्वतंत्र भारत में हमारे देश की स्थिति क्या रहेगी। यानी वो उस समय परिकल्पना कर रहे थे कि देश को हर चीज़ में आत्मनिर्भर होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे अनुसंधान हो, चाहे वो खेती हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मेडिकल हो। उस समय से उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत किया वो कृषि पर शोध की शुरुआत किया। और 1916 में तो तमाम फैकल्टी खुली, मेडिकल खुली, साइंस खुली और टेक्नोलॉजी खुली, लेकिन कृषि फैकल्टी नहीं खुली, क्योंकि उस समय लोग खेती को एक पारंपरिक ढंग की चीज़ मान रहे थे और उसमें शिक्षा और अनुसंधान का मजाक उड़ाते थे। ऐसी बात करने वालों को मजाक उड़ाते थे और मालवीय जी वो सब झेलते रहे। लेकिन उन्हें पता था कि बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ जब यहाँ खाने की कमी हो जाएगी, खाने वालों की ज़्यादा अधिकता हो जाएगी, तो इस देश का आत्मनिर्भर बनना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो उन्होंने 1931 में कृषि विज्ञान संस्थान की स्थापना किया और सबसे पहले उन्होंने दूध पर ध्यान दिया, क्योंकि दूध ही एक वेजिटेरियन लोगों के लिए दूध ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि सभी पौष्टिक तत्व हैं। और मालवीय जी ने आज इस देश में एक इतना बड़ा संस्थान, जो कि एक यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा अंग है, लेकिन इसे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एतबार माना जा रहा है। और यहाँ से निकले हुए वैज्ञानिक और यहाँ के शिक्षक देश विदेश में इस समय अपने देश का नाम बहुत रोशन कर रहे हैं। कृषि महाविद्यालय की परियोजना का दायित्व डॉक्टर हेराल्ड मान को दिया गया। परियोजना का प्रारंभिक खर्च 10 लाख रुपए रखा गया। कृषि प्रक्षेत्र और उपयोग सामग्री के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया। कृषि प्रक्षेत्र के लिए महाराजा बनारस ने 1200 एकड़ जमीन पट्टे पर दिया। कृषि प्रक्षेत्र में शोध की शुरुआत 1920 में हुई। सन 1918 में सैम हिगिनबॉटम ने तत्कालीन कुलपति सर पी.एस. स्वामी अय्यर के समक्ष कृषि महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा। कुलपति सर पी.एस. स्वामी अय्यर ने प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए डॉक्टर हेराल्ड मान और गंगाराम बहादुर को आमंत्रित किया। कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए 12,14,000 रुपये का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। कृषि अनुसंधान संस्थान के भवन का निर्माण 1935 में हुआ। भवन का निर्माण जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने कराया। कई वर्षों तक सिर्फ शोध कार्य होते रहे। कृषि में परास्नातक उपाधि के लिए जब पढ़ाई शुरू हुई तो अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर 1968 में कृषि संकाय कर दिया गया। कृषि संकाय का मुख्य उद्देश्य अब कृषि शिक्षा एवं शोध कार्य हो गया। शताब्दी वर्षीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत महामना के आदर्शों पर आधारित बना, पला और बढ़ा हमारा कृषि विज्ञान संस्थान आज न सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल तथा भारतीय कृषि विज्ञान संस्थान से संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों की शाख से शाख मिलाता हुआ अपने शोध कृतियों की बदौलत
एक मुकाम हासिल कर चुका है और हमारे सारे अन्वेषण हमारे स्नातक, परास्नातक एवं शोध स्तरीय शिक्षण में अत्यंत लाभकारी रहे हैं और दिन पर दिन हम इन्हें और महत्वपूर्ण बनाने की चेष्टा में लगे हुए हैं। तदनुसार हमारे शिक्षक, वैज्ञानिक एवं विद्यार्थी कई तरह के ऐसे भी शोध कर रहे हैं जो गेहूं, जौ, धान, मक्का, दलहन, तिलहन, सब्जी, फल फूल, पशुधन एवं दुग्ध उद्योग की उत्पादकता वृद्धि और साथ ही उनकी गुणवत्ता वृद्धि में सहायक हों। और इसके अलावा हमारे विशेष जैसे अनुवांशिक यांत्रिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी अगर आदि आधुनिक विषयों पर भी बहुत सारे काम चल रहे हैं और हमारी चेष्टा है कि महामना के स्वप्नों के अनुकूल समय समय पर समय की आवश्यकता के अनुसार हम अपने पाठ्यक्रमों को तथा शोध वरीयताओं को समय समय पर बदलते रहें और उसके लिए हमारे सारे सहयोगी कटिबद्ध रहे हैं। और हमारी चेष्टा ये भी है कि हम गांव से और मिट्टी से जुड़े अपने राष्ट्रीय निर्माण के कार्य में सदा यहाँ पर उपस्थित रहें। न सिर्फ संस्थान का नाम हो, शिक्षकों का, विद्यार्थियों का नाम हो, बल्कि हमारी लगन और मेहनत का फल हमारे किसानों को, ज्ञान को, विज्ञान को मिलता रहे। कृषि शिक्षा और शोध कार्यों के चलते कृषि संकाय की ख्याति देश विदेश में फैलने लगी। कृषि संकाय के छात्रों को देश के अंदर और विभिन्न कृषि शोध संस्थानों में काम करने का अवसर मिलने लगा। पंडित मदन मोहन मालवीय सभी प्रकार के ज्ञान, चाहे वो स्थानीय ज्ञान हो, चाहे पाश्चात्य ज्ञान हो, विज्ञान का सबका समन्वय कर इस देश का भला चाहते थे। तो कृषि विज्ञान संस्थान की भी स्थापना उसी विचार से हुई थी और शुरू से ही उन्होंने बाहर से भी लोगों को इसीलिए बुलाया था ताकि उनके माध्यम से वो ज्ञान आ सके और यहाँ के लोग बाहर जाके नया ज्ञान प्राप्त करें और कृषि को नया मुकाम दें। तो कई वर्षों से ये कार्य चला आ रहा है। आज ये विश्वविद्यालय, ये कृषि विज्ञान संस्थान दुनिया के तमाम उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्रों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कॉर्नेल विश्वविद्यालय हो, चाहे वो सिमट जैसी संस्था हो, ईरी जैसी संस्था हो। यहाँ के लोग बड़ी मात्रा में वहाँ जा रहे हैं, वो आ रहे हैं और उस प्रकार का शोध कर रहे हैं। इसीलिए इतना बड़ा कृषि प्रक्षेत्र बनाया गया था कि ताकि वो शोध यहाँ किए जा सकें और उन शोधों का लाभ फिर सामान्य जनता को मिले। इसके लिए तमाम तकनीकों का विकास हुआ है, चाहे प्रजातियों का विकास हुआ हो, चाहे वो सस्य विज्ञान का हुआ हो, चाहे वो रोगों को रोकने में हुआ हो। और आजकल जो नवीनतम जो शोध हो रहे हैं, जिसको मॉलिकुलर रिसर्च कहते हैं या बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, उसमें भी उसका समागम करके यह कृषि विज्ञान संस्थान सतत उस ओर बढ़ रहा है, उस दिशा में जो मालवीय जी ने कभी उसको सोचा था। कृषि शोध को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 1980 के दशक में कुछ नए प्रयास किए गए। कृषि संकाय का स्तरोन्नयन करने के लिए कृषि संकाय को कृषि विज्ञान संस्थान बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। संस्थान के शोध कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों के समय और मांग के अनुरूप बढ़ाने के लिए धन एवं नए वैज्ञानिकों की आवश्यकता थी। धन और नए वैज्ञानिक पदों के सृजन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्रस्ताव भेजा गया। तत्कालीन कुलपति डॉक्टर हरिनारायण के प्रयासों से शोध परियोजनाओं के लिए धन की स्वीकृति मिली और नए वैज्ञानिक पदों का सृजन हुआ। कृषि विज्ञान संस्थान के शोध कार्यों का परिणाम उत्साहवर्धक था। संस्थान ने सबसे पहले गेहूं की प्रजाति विकसित की। कृषि विज्ञान संस्थान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है
गेहूं की उन्नत प्रजाति मालवीय 234, जिसको डॉक्टर गंगा शरण शर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 1986 में विकसित किया। बहुत कम समय में गेहूं की यह प्रजाति 40 लाख हेक्टेयर में फैल गई। कृषि विज्ञान संस्थान ने सभी प्रमुख फसलों में अनेक उत्तम प्रजातियां विकसित की हैं, जिससे किसान लाभ उठा रहे हैं। जैसे गेहूं में 11 प्रजातियों का विकास किया गया है, जिनमें मालवीय 234 एक समय तो 5 मिलियन हेक्टेयर उसका कवरेज था, लेकिन आज भी घटते घटते वो 2 मिलियन हेक्टेयर तक उसका कवरेज है और किसान उसे बहुत ही पसंद करते हैं। उसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है। अभी भी हम गेहूं में एक नई प्रजाति लेकर अगले वर्ष आ जाएंगे, उसका विमोचन हो चुका है। धान में लगभग 6 प्रजातियों का विकास हुआ, लेकिन धान में मालवीय 105 काफ़ी अच्छा कर रही है। कम से कम पानी में भी उसका उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है। मूंग में जैसा आपको पता है कि मालवीय 16 को किसान बहुत ही पसंद करते हैं और ये 55 से 60 दिन की गर्मियों में उगाई जाने वाली फसल है। मसूर में मालवीय 57, आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड तक इसकी बहुत ही अधिक डिमांड है। मसूर में मालवीय 57 का कोई जवाब नहीं, उत्पादन इसका बहुत अच्छा है। मटर में मालवीय 15 एक ऐसी प्रजाति है जो कि सब्जी में भी प्रयोग होती है और इसका दाल में भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों प्रजातियों का विकास। मक्का में 2 प्रजातियां हमारी, संका मक्कर 2 और संका मक्का 3, इसका जो है बहुत ही अच्छा प्रचलन बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से अनेकों लगभग सभी फसलों में उत्तम प्रजातियों का निरंतर विकास हो रहा है। गेहूं के क्षेत्र में हम लोग इस समय उत्तम प्रजातियों उपज के साथ साथ हम उसमें जिंक की मात्रा भी बढ़ाने जा रहे हैं और 1-2 वर्षों में हम किसानों के बीच में एक ऐसी प्रजाति लेकर आएंगे जिसमें जिंक की मात्रा भी बहुत अधिक होगी और हमारे जो गरीब किसान हैं वो जब उसका आटा खाएंगे तो साथ साथ उनके शरीर में जिंक की मात्रा भी बढ़ने लगेगी। कृषि विज्ञान संस्थान द्वारा अब तक विभिन्न फसलों की कई प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं, जैसे गेहूं में मालवीय 206, मालवीय 234, मालवीय 468 और मालवीय 510। मूंग की प्रमुख विकसित प्रजातियां हैं मालवीय 1, मालवीय 2, मालवीय 6 और मालवीय 16। संस्थान द्वारा विकसित अरहर की प्रजातियां हैं मालवीय 3, मालवीय 6 और मालवीय 13। मटर की विकसित की गई प्रजातियां हैं मालवीय 2, मालवीय 15। मसूर की उन्नत प्रजाति मालवीय 57 उत्पादकता एवं बाजार में मांग के कारण किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। कृषि विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित धान की प्रजातियां मालवीय धान 3022, मालवीय धान 2-1, मालवीय 917, मालवीय 105, मालवीय 4-3, मालवीय 10-9 और मालवीय धान 12 पूर्वांचल एवं बिहार के किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय साबित हुई है। राजमा की प्रजाति मालवीय 15 और मालवीय 137 तथा मक्का की मालवीय हाइब्रिड मक्का 2 और मालवीय हाइब्रिड मक्का 3 भी किसानों की पसंद बनी हुई है। नई प्रजातियों को विकसित कर कृषि विज्ञान संस्थान को अपनी साख पूरी दुनिया में कायम करने में सफलता मिली है। किसानों को सीधे सेवा प्रदान करने के लिए डॉक्टर अरुण जोशी के नेतृत्व में सहभागी शोध परियोजना सन 2000 से चल रही है। इस परियोजना का उद्देश्य धान, गेहूं फसल चक्र में लागत में कमी लाना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है। इसके लिए नई तकनीक विकसित की जा रही है। परियोजना के अंतर्गत जीरो टिलेज और सतही बुआई को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तकनीक से लागत में कमी और उपज में वृद्धि हुई। सहभागी बीज उत्पादन के द्वारा किसानों को प्रशिक्षण देकर बीज उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। फलस्वरूप बहुत से छोटे किसान भी बीज उत्पादन कर रहे हैं। सहभागी शोध परियोजना के अंतर्गत
3 बीज कंपनियों की स्थापना कराई गई है। इस तरह कृषि विज्ञान संस्थान कृषि क्षेत्र में व्यावसायिकता को भी शामिल कर किसानों की आर्थिक बदहाली को दूर करने में सहायक साबित हो रहा है। कृषि विज्ञान संस्थान में वर्तमान में 11 विभाग, 1 सेंटर, 1 कृषि विज्ञान केंद्र और 1 गौशाला कार्यरत है। शताब्दी वर्ष पूरा करने के साथ ही संस्थान भविष्य की योजनाओं के साथ आगे बढ़ने को कटिबद्ध है। कृषि विज्ञान संस्थान की फ्यूचर जो परियोजनाएं हैं उसके तहत हम चाहते हैं कि जो आपदाएं कृषि में आती हैं, जैसे वातावरण के हिसाब से ऐसी फसलें विकसित की जाए जो किसी तरह का तापमान हो, किसी तरह की वर्षा हो, उसके हिसाब से फसलें प्रजातियां सहनशील हों, जो किसानों को लाभ पहुंचा सके। इसके अतिरिक्त पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ बेकार न जाए, उसका हम सदुपयोग कर सकें। तीसरी चीज़ हमारी शिक्षा और गुणवत्ता को और बढ़ाना है और शोध की गुणवत्ता को बढ़ाना है। किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं संपन्न होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।